नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 10 महात्मा के मार्ग पर भाग बे। तो बच्चों आज हम पढ़ाई करेंगे महात्मा के मार्ग पर भाग 2। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। पूर्ण स्वराज्य ऐसे ही मिलने वाला न था, यानी कि बच्चों पूर्ण स्वराज्य ऐसे ही मिलने वाला न था। इसके लिए लड़ाई में उतरना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना होता है? लड़ाई में उतरना पड़ेगा। अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार गांधी जी को दिया। यानी कि बच्चों अहमदाबाद में आयोजित होने वाले कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय कानून भंग का आंदोलन शुरू करने का अधिकार किसे मिला? गांधी जी को दिया। इस लड़ाई में सरकार के अयोग्य कानून को विनयपूर्वक भंग करना था। यानी कि इस लड़ाई में सरकार के द्वारा जो वर्तन किया गया था, जो योग्य नहीं था, तो वो कानून को विनयपूर्वक भंग करना था। तो बच्चों हम देखेंगे दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा कब हुई थी बच्चों? तो इसी सन 1930 में हुई थी। तो बच्चों ये वाला साल आपको याद रखना है। इसी सन 1930 में गांधी जी ने घोषित किया कि नमक कानून को भंग करने के लिए वे यात्रा करेंगे। तो बच्चों इसी सन 1930 में गांधी जी ने घोषित कर दिया कि नमक कानून को भंग करने के लिए वे यात्रा करेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। तो बच्चों उस वक्त क्या था? नमक जो उत्पादन हो रहा था उस पर और बिके जाने पर सरकार का सिर्फ अधिकार था। महात्मा गांधी जी और अन्य राष्ट्रवादियों का मानना था कि नमक पर कर लगाना पाप है। यानी कि बच्चों महात्मा गांधी और उनके साथीदार राष्ट्रवादी को मानना था कि नमक पर कर लगाना एक पाप कहलाता है, क्योंकि यह हमारे जीवन का आवश्यक भाग है। क्योंकि ये जो भाग है वो जीवन का सबसे अमूल्य भाग कहलाता है। गांधी जी ने नमक का अन्यायी कानून तोड़ने के लिए अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 के दिन सुबह दांडी यात्रा की शुरुआत की। तो बच्चों गांधी जी ने नमक का अन्यायी कानून तोड़ने के लिए अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने कितने साथियों थे? उनके साथ 78 यानी कि 78 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 के दिन सुबह यानी कि सवेरे दांडी यात्रा की शुरुआत कर दी। यात्रा के मार्ग के गांवों में सभाएं होती, यानी कि यात्रा जहाँ पे चल रही थी उस मार्ग में गांवों में सभा होने लगी। गांधी लोगों का नमक कानून का सविनय भंग समझाकर नई रीति से स्वराज्य आंदोलन और सत्याग्रह का महत्व समझाते। यानी कि बच्चों गांधी जी लोगों को नमक का महत्व, नमक कानून का सविनय भंग का महत्व क्या है ये समझाते और नई रीति से स्वराज्य हमें कैसे मिलेगा इसका मूल्य समझाते और आंदोलन और सत्याग्रह का महत्व समझाते थे। 5 अप्रैल 1930 के दिन वे दांडी पहुंचे। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि दांडी कब पहुंचे? तो 15 अप्रैल 1930 के दिन दांडी पहुंचे। दूसरे दिन सुबह 6 अप्रैल के दिन समुद्र किनारे, यानी कि बच्चों यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हो, 10.1 की तस्वीर आप देख सकते हो। इसमें नमक कानून का भंग किया हुआ है, यानी कि एक मुट्ठी भर उठाया हुआ नमक, इससे नमक कानून का भंग किया था। किसने किया था? तो गांधी बाबू ने। तो दांडी कब पहुंचे? तो 15
5 अप्रैल 1930 के दिन वे दांडी पहुंचे। आप लाइन कर सकते हो। दूसरे दिन सुबह 6 अप्रैल के दिन समुद्र किनारे बिखरे हुए नमक में से मुट्ठी भर नमक लेकर कानून को भंग किया। यानी कि 5 अप्रैल से पहुंचते हैं और 6 अप्रैल के दिन सुबह समुद्र किनारे बिखरे हुए जो नमक का ढेर था उसमें से मुट्ठी भर नमक लेकर कानून को भंग किया। इस आंदोलन में कौन कौन जुड़े हुए थे? तो इस आंदोलन में किसान, आदिवासी, स्त्रियां, पुरुषों और बड़ी संख्या में भाग लिया था। सरकार शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर दमन के कोड़े बरसाने लगी। तो उस वक्त ही सरकार शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर दमन के कोड़े बरसाने लगे। हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया। तो इस सविनय कानून भंग का जो आंदोलन था इसमें भाग लेने वाले कौन कौन किसने भाग लिया था? तो किसान, आदिवासी और स्त्रियों और बड़ी तादात्मिक संख्या में लोगों ने भाग लिया था। तो ये शांतिपूर्ण आंदोलन जब हो रहा था तब दमनकारी कोड़े बरसाने लगे और इसमें गए हुए लोग हजारों सत्याग्रही गिरफ्तार भी किए गए। तो बच्चों हम आगे देखेंगे। तो 10.2 में दांडी यात्रा का मार्ग आप यहाँ से देख सकते हो। तो इतना छानिए में धरासना गांव नमक के उत्पादन का बड़ा केंद्र था। बाद में वहाँ सत्याग्रह करने की गांधी जी ने घोषणा की। गांधी जी और अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी होने से धरासना सत्याग्रह का नेतृत्व किसने उठाया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। अंग्रेज सरकार ने इस सत्याग्रह रोकने के लिए क्रूरतापूर्वक कदम उठाए। 300 सत्याग्रही घायल हो गए और 2 मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर भी सत्याग्रही जरा भी पीछे न हटे। तो बच्चों हम देखेंगे गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन भारत को किस प्रकार का संविधान देना तथा सुधार करना इसकी चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया था। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि गोलमेज सम्मेलन का कौन सा उद्देश्य रहा था? तो भारत को किस प्रकार का संविधान देना था, उसमें सुधार करना था, इसकी चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया हुआ था। पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? लंदन में आयोजित किया गया था। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो बच्चों आप लाइन कर सकते हो लंदन में। उसमें कांग्रेस की अनुपस्थिति कारण वह असफल रहा क्योंकि ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें किसकी अनुपस्थिति थी? तो कांग्रेस अनुपस्थित थे, उसके कारण वो असफल रहा। 1931 में लंदन में दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। तो बच्चों दूसरा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? 1931 में लंदन में दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी उपस्थित रहे थे। यानी कि दूसरा सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। तो उस सम्मेलन में भारतीय नागरिक कौन हाजिर रहे थे? गांधी जी ही उपस्थित रहे थे। तो बच्चों 10.3 में महात्मा गांधी जी और सरोजिनी नायडू पेरिस 1931 में लंदन में दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो गांधी जी उपस्थित रहे थे। अलग अलग कौम के प्रतिनिधि ने संविधान की चर्चा के समय अपने कौम के लिए अलग मतदाता मंडल की मांग की। यानी कि ये जो दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? लंदन में। तो उसमें कौन हाजिर था? तो एकमात्र भारतीय कांग्रेस के नेता कौन हाजिर थे? गांधी जी। तो इसमें
किस किस की चर्चा की गई, तो उसमें उपस्थित रहने वाले अलग अलग कौम के प्रतिनिधियों ने अपने संविधान की चर्चा के समय अपने कौमों के लिए अलग अलग मतदाता मंडल का मांग की थी। इससे गांधी जी की निराशा हुई। तो इससे लिखे तो किसे निराशा हुई थी, तो गांधी जी को, क्योंकि उससे तो भारत अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। क्योंकि हम सोच के देखते हैं तो भारत इसी तरह अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अलग अलग कौम के प्रतिनिधियों के बीच समाधान न होने से सम्मेलन असफल रहा, क्योंकि प्रतिनिधियों के बीच क्या न रहा, तालमेल, यानी कि समाधान न होने से सम्मेलन असफल रहा। 1935 का भारत सरकार का कानून। तो बच्चों यहाँ पे हम तस्वीर देख सकते हैं 10.4 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यहाँ पे तस्वीर दी गई है। 1935 के भारत सरकार के कानून के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार का दूसरा दौर शुरू हुआ। भारत की राष्ट्रीय अपेक्षाओं की अपेक्षा से वह बहुत ही कम था, यानी कि 1935 के भारत सरकार के कानून के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार का दूसरा दौर शुरू हुआ था। भारत की राष्ट्रीय अपेक्षाओं की अपेक्षा से वह बहुत ही कम था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मत अनुसार 1935 के संवैधानिक तंत्र के कानून में सच्चा प्रांतीय स्वराज्य जनता या मित्रों को नहीं, परंतु गवर्नर को दिया गया था। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सोचने के मत अनुसार देखें तो 1935 के संवैधानिक तंत्र के कानून में सच्चा प्रांतीय स्वराज्य जनता या मंत्रियों को नहीं, लेकिन गवर्नरों को दिया गया था। इन कानून के अंतर्गत चुनाव हुए। गांधी जी ने बताया कि 1935 के कानून के अनुसार दी गई विशेषताएं और अधिकार गवर्नर उपयोग न करे और मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार व्यवहार करने का वचन दे तो कांग्रेस मंत्रिमंडल की रचना करेगी। तो बच्चों यहाँ पर देखें तो इस कानून के अंतर्गत चुनाव भी हो गए। गांधी जी ने बताया कि 1935 के कानून के अनुसार दी गई विशेष सत्ताएं और अधिकार गवर्नर उपयोग न करे, इसका इस्तेमाल न करे और मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही व्यवहार करने का वचन दे तो कांग्रेस मंत्रिमंडल की रचना करेंगे। इस संबंध में वायसरॉय और भारतीय वजीर ने स्पष्टता की, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल की रचना की। तो इस संबंध पर किसने चर्चा की, तो वायसरॉय और भारतीय वजीर ने स्पष्टता कर दी कि जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल की रचना की। प्रांतीय स्वराज का यह प्रयोग लगभग 2.25 वर्ष चला, यानी कि प्रांतीय स्वराज था उसका यह वाला जो प्रयोग था वो लगभग 2.25 वर्ष तक चलता रहा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत से पूछे बिना ही ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध में भारत को शामिल कर दिया। तो बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये वाला आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो भारत को पूछे बिना ही ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध में भारत को शामिल कर दिया। परिणाम स्वरूप मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1939 में शुरू हुआ था। तो भारत को पूछे बिना ही ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध में भारत को शामिल कर दिया था। परिणाम स्वरूप मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था। पाकिस्तान की मांग 1940। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे 10.5 में मौलाना आजाद और गांधी जी सेवाग्राम में 1942 में। मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। बहुत ही भाषाओं
भाषाओं के जानकार, आज़ाद इस्लाम के विद्वान और सभी धर्मों की एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहे थे। तो बच्चों, पाकिस्तान की मांग में हम देखेंगे कब हुई थी? 1940 में। मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली जैसे मुस्लिम नेता प्रचार करते थे कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग प्रकार की राष्ट्रीय रखते थे, इसीलिए उन्हें दो अलग राष्ट्रों में विभाजित किया जाए। तो बच्चों, मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली जैसे मुस्लिम नेता प्रचार करते थे कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग प्रकार की राष्ट्रीयता रखते हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम की राष्ट्रीय एकता एक ही है, लेकिन वो मुस्लिम क्या करते थे? मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग प्रकार की राष्ट्रीयता रखते हैं, ये प्रचार करते थे, इसीलिए इन्हें दो अलग राष्ट्रों में विभाजित किया जाए। इसीलिए इन्हें दो अलग राज्यों में विभाजित किया जाए। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुस्लिम लीगों की बहुमती वाले प्रदेश को बने हुए स्वतंत्र राष्ट्रीय पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद लीग ने पाकिस्तान की रचना को अपना मुख्य ध्येय बनाया। तो बच्चों, मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के अधिवेशन भरा था। तब मुस्लिमों की बहुमती वाले प्रदेश के बने हुए स्वतंत्र राष्ट्रीय पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद लीग ने पाकिस्तान की रचना को अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया था। तो बच्चों, 10.5 में मौलाना आज़ाद और गांधी जी सेवाग्राम में 1942 में मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। बहुत सी भाषाओं के वो जानकार थे। आज़ाद इस्लाम के विद्वान और सभी धर्मों की एकता के हिमायती रहे थे। गांधी जी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहते थे। तो बच्चों, हम देखेंगे 10.6 में विनोबा भावे की आप मानचित्र देख सकते हो। तो यहाँ पे दिया गया है व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1940 में। द्वितीय विश्व युद्ध जारी था, इसीलिए सरकार को अधिक उल्लंघन में न डालने के लिए गांधी जी ने सामूहिक सत्याग्रह के बदले व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया। तो बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध जारी यानी कि 1939 में हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जारी था यानी कि शुरू ही था, इसीलिए सरकार को अधिक उलझन में न डालने के लिए गांधी जी ने सामूहिक सत्याग्रह के बदले व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया था। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने विनोबा भावे को चुना था, यानी कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में गांधी जी ने विनोबा भावे को चुना था। 1939 के दिन वर्धा के नज़दीक पवनार गांव में विनोबा जी ने युद्ध विरोधी भाषण देकर सत्याग्रह की शुरुआत की। तो बच्चों, ये वाला प्रश्न आप लाइन कर सकते हो। 1940 के दिन वर्धा के नजीक पवनार गांव में विनोबा जी ने युद्ध विरोधी भाषण देकर सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 5वें दिन सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें 3 महीने की सजा दे दी गई, यानी कि युद्ध विरोधी भाषण देने पर 5वें दिन सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें 3 महीने तक सजा दे दी गई। किसे बच्चों? तो विनोबा भावे को, क्योंकि 1940 के दिन वर्धा के नजीक कौन सा गांव आया हुआ है? पवनार गांव आया हुआ है। इसमें विनोबा युद्ध विरोधी भाषण देकर सत्याग्रह की शुरुआत की। 5वें दिन सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें 3 महीने की सजा दे दी गई। तो बच्चों, हम देखेंगे कि इतना जानिए में इसमें देखेंगे कि विनोबा भावे पहले से ही रचनात्मक कार्य करते थे।
सत्याग्रही के उच्च आदर्शों के लिए गांधी जी को उनमें श्रद्धा थी। यानी कि बच्चों विनोबा भावे पहले से ही कैसे थे, रचनात्मक कार्य करते थे और सत्याग्रही के उच्च आदर्शों के लिए गांधी जी को उनमें श्रद्धा थी। तो बच्चों इतना जानिए में हम देखेंगे कि क्रिप्स मिशन कब हुआ था। तो बच्चों कब मिला था, 1942 में। विनोबा पहले से ही रचनात्मक कार्य करते थे। सत्याग्रही के उच्च को जल्दी स्वशासन देने और नए भारतीय संघ की रचना करनी थी। तो बच्चों विनोबा भावे पहले से ही रचनात्मक कार्य करते थे और सत्याग्रही के उच्च को जल्दी स्वशासन देने, स्व यानी कि अपने शासन यानी कि वहीवट के नए भारतीय संघ की रचना करनी थी। परंतु भारत को स्वायत्तता कब दी जाएगी इसका कोई उल्लेख नहीं था। परंतु भारत को स्वायत्तता कब मिलेगी इसका कोई जिक्र हुआ नहीं था। साथ ही अलग पाकिस्तान की बात को भी इस सिफारिश में समर्थन था। इससे कांग्रेस ने उसका स्पष्ट रूप से विरोध किया। परिणाम स्वरूप चर्चिल ने इस दरखास्त को वापस ले लिया। तो बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था बच्चों, तो 1942 में हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का एक नया अध्याय शुरू किया। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 में शुरू हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को विरुद्ध आंदोलन का एक नया अध्याय शुरू किया। इन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे तत्काल भारत छोड़ दे। तो गांधी जी ने अंग्रेजों को चेतावनी दे दी कि आप तात्कालिक भारत छोड़ दे। गांधी जी ने भारतीय जनता को आदेश दिया कि वे करेंगे या मरेंगे के सिद्धांत पर अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष करें। और गांधी जी ने भारतीय जनता यानी कि लोगों को आदेश दे दिया कि वे करेंगे या मरेंगे के सिद्धांत के अनुसार देखें तो अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष शुरू कर दिए थे। मुंबई में आयोजित की महासमिति की बैठक में 8 अगस्त 1942 की रात हिंद छोड़ो नाम से जाना जाने वाला ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो बच्चों गांधी जी ने भारतीय जनता को आदेश दे दिया था कि कौन सा आदेश दिया था, करेंगे या मरेंगे, या तो कार्य करेंगे या तो हम खुद मर जाएंगे। ऐसा सिद्धांत पर अंग्रेजों को विरुद्ध अहिंसक संघर्ष शुरू कर दिए थे। और मुंबई में आयोजित होने वाली महासमिति की बैठक में 8 अगस्त 1942 की रात हिंद छोड़ो नाम से जाना जाने वाला ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ऐतिहासिक प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो मुंबई में आयोजित होने वाली महासमिति की बैठक कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 की रात। तो अब हिंद छोड़ो नाम से जाना जाने वाला सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आप लाइन कर सकते हो, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। गांधी जी और अन्य नेताओं को तुरंत ही 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। तो बच्चों ये वाला प्रस्ताव, ये स्थिति कैसी थी, गांधी जी और अन्य नेताओं को तुरंत ही 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे आंदोलन अधिक उग्र और व्यापक बन गया। इससे देखें तो गांधी जी और कई साथियों को पकड़ लिया जाता है। उसके बावजूद उससे आंदोलन अधिकतर देखे तो उग्र और व्यापक बन चुका था। समग्र भारत में सभाएं, जुलूस और प्रदर्शन सामान्य बन चुके थे। यानी कि गांधी जी और कई साथियों को पकड़ लिए गए थे, इसीलिए अधिकतर ये आंदोलन व्यापक बन चुका था और समग्र भारत में सभाएं निकलने लगी, जुलूस निकाले गए और प्रदर्शनकारी सभा का आयोजन भी किया
गया। किसान और युवक इस आंदोलन में बड़ी संख्या में जुड़े थे। यानी कि बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन ज़्यादातर जुड़े हुए लोग थे? तो कौन कौन से लोग थे? किसान और युवक इस आंदोलन में ज़्यादातर बड़ी संख्या में जुड़े हुए थे। देश में सरकारी मकानों और तार जैसे टेलीफोन समाचार के माध्यम पर हमले हुए। यानी कि देश भर में सरकारी मकानों और तार जैसे टेलीफोन समाचार के माध्यमों पर हमले हुए। सरकार ने सामूहिक गिरफ्तारी, जब्ती और जेल जैसे दमनकारी सभी तरीके अपनाए गए। यानी कि सरकार ने सामूहिक गिरफ्तारी चलाई थी, जब्ती की थी, लोगों को जेल भेजे थे और दमनकारी सभी तरीके अपनाए गए थे। तो बच्चों यहाँ पे 10.7 में भारत छोड़ो आंदोलन की आप तस्वीर देख सकते हो। तो लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाला। यानी कि बच्चों, इस आंदोलन में जो भी लोग जुड़ने वाले थे तो वो लोगों को अधिक से अधिक लोगों को जेल में डाला गया। 1000 लोग पुलिस की गोलीबारी से मारे गए। यानी कि 1000 लोग पुलिस की गोलीबारी से मर गए। परंतु अंत में इस आंदोलन से सरकार को विश्वास हो गया कि अब अधिक समय में भारत की जनता पर शासन नहीं कर सकेगा। तो बच्चों, ये जो परिस्थिति है, 1000 से ज़्यादा लोग पुलिस की गोलीबारी से मर गए। परंतु अंत में देखें तो इस आंदोलन से सरकार को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब तक समय में भी भारत की जनता पर ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर सकेंगे। तो बच्चों, हम देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना कब हुई थी? 1946 में। ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? मिस्टर एटली ने भारत को संपूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना कब मिली थी बच्चों? तो 1946 में। ब्रिटिश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? मिस्टर एटली। भारत को संपूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी। उसके तत्वावधान में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 नेताओं का प्रतिनिधि मंडल भारत आया हुआ था। तो उसके तत्वावधान में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कहाँ पे आया हुआ था? भारत में। उसके द्वारा प्रस्तुत की गई योजना कैबिनेट मिशन योजना कहलाती है। वो 3 प्रतिनिधियों यानी कि नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जो भारत आया हुआ था, तो उससे द्वारा प्रस्तुत की गई योजना को कैबिनेट मिशन योजना कहलाता है। तो बच्चों, ये वाला प्रश्न आपको पूछा जाएगा, आप लाइन कर सकते हो। उसने भारत के अग्रिम पंक्ति के नेताओं के साथ बैठक आयोजित करके निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। यानी कि ये जो 3 नेता आए थे भारत, तो उसने भारत के अग्रिम पंक्ति के जो भारत के नेताओं थे उनके साथ बैठक आयोजित करके निम्नानुसार यानी कि यहाँ पर दिए गए प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है। तो बच्चों, ये वाला हम देखेंगे। 1. अखिल भारतीय समय तंत्र की स्थापना करना। यानी कि अखिल भारतीय समय तंत्र की स्थापना करना। समग्र भारत के प्रांतों को कुल 3 समूह में बांटना। यानी कि समग्र भारत यानी कि पूरे भारत को प्रांतों को कुल 3 भाग में बांटना है। भारत को अपना नया और मौलिक संविधान बनाने की छूट देना। यानी कि भारत को अपना नया और मौलिक संविधान बनाने की छूट देना। संविधान निर्माण होने तक मध्यस्थ सरकार की रचना करना। यानी कि संविधान जब तक निर्माण नहीं हो जाता है तब तक मध्यस्थी यानी कि बराबर बीच के सरकार की रचना करना। तो बच्चों, ये
हम देख सकते हैं कि इसके पश्चात आयोजित चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करके जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मध्यस्थ सरकार की रचना की। तो बच्चों इसके पश्चात देखिए तो आयोजित चुनावों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करके जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मध्यस्थ सरकार की रचना की थी। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि मध्यस्थ सरकार की रचना किस नेता के हस्तक्षेप हुई थी। तो किस नेता के हस्तक्षेप हेठल हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मध्यस्थ सरकार की रचना की थी। अपने पक्ष में मिले कमजोर प्रतिभाव से अकुलाकर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। उसके कारण देश भर में कौमी तंगदिली फैली और सार्वजनिक रूप से कौमी दंगे भड़के उठे, जो कि अलग पाकिस्तान की रचना तक मुस्लिम लीग ने छोटे छोटे विद्रोह के साथ इस सरकार में स्थान बना रखा। तो बच्चों अपने पक्ष में मिले और कमजोर प्रतिभाव से अकुलाकर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि कब की थी? 16 अगस्त 1946 पे मनाया। उसके कारण देश भर में कौमी तंगदिली फैली और सार्वजनिक रूप से कौमी दंगे भड़क उठे, जो कि अलग पाकिस्तान की रचना तक मुस्लिम लीग ने छोटे बड़े विद्रोह के साथ इस सरकार में स्थान बनाए रखा। तो बच्चों ये वाली तस्वीर देख सकते हो 10.8 जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रधानमंत्री એટલે कि भारत छोड़ने की घोषणा फरवरी 1947। तो प्रधानमंत्री એટલે कि भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? वो फरवरी 1947। नई मध्यस्थ सरकार ने लीग ने जो व्यवहार अपना उससे कौमी एकता आहत हुई। ऐसे संकटकालीन स्थिति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा की। ब्रिटिश सरकार को देर से देर जून 1948 तक में उत्तरदायी भारतीयों के हाथ में समग्र राज्य प्रशासन सौंपकर छोड़कर चले जाने का विचार है। इस घोषणा के कारण महात्मा गांधी जी सहित लगभग सभी भारतीय नेताओं और लोगों का उत्साह बढ़ने लगा। गांधी जी ने तो इस घोषणा को अंग्रेजों का सबसे उत्तम कृत्य कहकर प्रशंसा की। तो बच्चों प्रधानमंत्री એટલે कि भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? फरवरी 1947 में। तो नई मध्यस्थ सरकार में लीग ने जो व्यवहार अपनाया उससे कौमी एकता आहत हुई। ऐसे संकटकालीन स्थिति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार को देर से देर जून 1948 तक में उत्तरदायी भारतीयों के हाथ में यानी कि जो सक्षम है वो भारतीयों के हाथ में समग्र राज्य का प्रशासन सौंपकर छोड़कर चले जाने का विचार किया है। इस घोषणा के कारण महात्मा गांधी सहित लगभग सभी भारतीय नेताओं और लोगों का उत्साह धीरे धीरे बढ़ने लगा। गांधी जी ने तो इस घोषणा को अंग्रेजों का सबसे उत्तम कृत्य कहकर प्रशंसा की थी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर पूर्ण होता है। स्वाध्याय प्रश्नों 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 से 3 दिए गए हैं। प्रश्न 2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों ये 7-8 वाक्य में आपको लिखना है। प्रश्न 3 उचित विकल्प चुनकर इस पर क्या करना है? हमें 0 बनाना है। तो 1 से 4 दिए गए हैं। तो बच्चों स्वाध्याय आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखना है और 1 से 4 प्रश्न आपको 1 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। थैंक यू।